वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का सेशन होने वाला है बहुत शानदार, क्योंकि वनडे सीरीज कल स्टार्ट की थी। कल का वनडे सीरीज का पहला एपिसोड था, उसमें बहुत अच्छा मतलब अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन थे। एसएससी में आए हुए थे, फर्स्ट ग्रेड आरपीसी एग्जाम में आए हुए थे, और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में भी उसमें से क्वेश्चन आएंगे। आज का सेशन होगा एपिसोड सीरीज, वनडे सीरीज का पार्ट सेकंड होगा। ये वनडे सीरीज का लगभग 50 सीरीज कराएंगे, जिससे कि आपको इंडियन जीके में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और साइंस के में कम से कम आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल सके, जिससे कि आने वाली एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम में आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। अब चलते हैं क्लास की तरफ। वनडे सीरीज देखो, आज वनडे सीरीज का ये कौन सा पार्ट एपिसोड है? ये दूसरा एपिसोड है। कल वाला फर्स्ट एपिसोड था, ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? ये मार्ले मिंटो एक्ट के तहत हुई थी। कब हुआ? ये 1909 में हुआ था, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत एग्जाम में पूछा हुआ है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई या किस अधिनियम के तहत हुई? किस अधिनियम के तहत हुई? तो अधिनियम कौन सा था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कौन सा अधिनियम था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब हुआ था ये? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार एक्ट या अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था ये? 1909 में। कब हुआ था? 1909 में, ठीक है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कौन है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। इसका जनक कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। कौन है? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें करते हैं, ठीक है। भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन बने थे? भारत के प्रथम आईसीएस कौन बने? आईसीएस कौन बने? भारत के प्रथम आईसीएस कौन बने? तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर कब बने थे? 1864 में बने थे। कब बने थे? 1864 में बने थे, ठीक है। भारत के प्रथम आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। भारत के प्रथम आईसीएस कौन बने? सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। एक अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। किस अधिनियम के तहत हुई? ये बात भी ध्यान रखें, अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत? ये हुई थी एक्ट 1934। कौन सा अधिनियम? 1934। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? अधिनियम 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग था। ठीक है। प्रथम गवर्नर कौन थे इसके? प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बर्न स्मिथ। सर ओस्बर्न स्मिथ। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बर्न स्मिथ। सर ओस्बर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। किस अधिनियम के तहत हुई? अधिनियम 1934। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बर्न स्मिथ। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। कौन से अधिनियम के तहत हुई? एक्ट 1934 के तहत। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बर्न स्मिथ। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। सत्येंद्रनाथ टैगोर बने थे। कब बने थे? 1864 ईस्वी में बने थे। ठीक है। नेक्स्ट बात, संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? 17 अक्टूबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? ये मिली 17 अक्टूबर 1949। 17 अक्टूबर 1949 कई बार एग्जाम में पूछा, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? 17 अक्टूबर 1949। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949। ये भी लिखे आप। प्रस्तावना पारित कब हुई? ये हुई पारित कब हुई? 26 नवंबर 1949। और संविधान आंशिक रूप से लागू भी कब हुआ? 26 नवंबर 1949। कितने अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे? 16। कौन कौन से? 5, 6, 7 और 8, 9, 360, 324, 367, 368,
68 के बाद में 70, फिर 380, 388, 91, 92, 93 और 94। 16 अनुच्छेद क्या हो गए थे? स्वतः क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। एक बार इनको रिपीट करवा देता हूं मैं। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का शुरुआत कहां से हुई थी? कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। कब वो आया था? ये 1909 में। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड मिंटो। किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा है? लॉर्ड मिंटो। भारत के प्रथम आईसीएस कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन बने थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब बने थे? 1864 में बने थे। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत हुई? 1934 के अधिनियम के तहत। कौन सा आयोग था? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा आयोग? यंग हिल्टन आयोग। एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओस्बर्न स्मिथ। सर ओस्बर्न स्मिथ। सर ओस्बर्न स्मिथ। वर्तमान गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। ठीक है। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को स्वीकृति कब मिली? 27 अक्टूबर 1949 को। पारित कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान को बनने में समय कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 26 नवंबर को कौन सा दिवस बनाने लगे? विधि दिवस। 2015 के बाद कौन सा दिवस बनाने लगे? संविधान दिवस। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत किस चार्टर एक्ट के तहत हुई? चार्टर एक्ट 1793। भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? केवल एक बार। केवल कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में? केवल एक बार हुआ। और कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था, 76 में। ठीक है। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ? केवल एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ है और आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। देखिए कौन कौन से 3 शब्द नए जोड़े गए। एक तो पंथ निरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। एक तो जोड़ा गया समाजवादी शब्द, एक पंथ निरपेक्षता और एक अखंडता।
सेकंड ग्रेड एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ है, प्रस्तावना में जब संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय 3 शब्द कौन कौन से, इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? उस समय ये क्वेश्चन ये दे रखा था, समाजवादी शब्द दे रखा है, ये जोड़ा गया था, पंचनिरपेक्षता जोड़ा गया था, अखंडता दे रखा था, और एक ऑप्शन और दे रखा था, विकेंद्रीकृत, ये शब्द नहीं जोड़ा गया था। ओनली कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 जोड़े थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंचनिरपेक्षता और अखंडता। समझ गए? संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का परिचय बताया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का परिचय बताया गया है, जिसमें भारत का नाम क्या बताया गया है? भारत या इंडिया। प्रकृति कैसी बताई गई है? राज्यों का संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी के बताया गया है, केंद्र बनाया गया, केंद्र बताया गया है। ठीक है। और इसमें प्रकृति क्षेत्र में क्या बताया गया है? राज्य बताए गए, केंद्र शासित प्रदेश बताए गए और अर्जित प्रदेश बताए गए। हम दिल्ली की क्लास में कम से कम 2 या 3 अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि सारे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद अपने को क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी क्या होगी? बेहतरीन होगी। ठीक है। देखिए आप, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 भारत का परिचय बताया गया है। नाम बताया गया भारत का। भारत का नाम क्या बताया गया? भारत या इंडिया। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 1 में। प्रकृति कैसी बताई गई है? राज्यों का क्या है? एक संघ है। प्रकृति कैसी बताई गई है? राज्यों का क्या है? एक संघ। क्षेत्र कैसा बताया गया है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, एक हो गया अर्जित प्रदेश। एक बात और बताई गई, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी केंद्र है। वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? 28 राज्य, स्टेट, और 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। इसमें कितनी संविधान सभा हुई? 3 संविधान सभा हुई। 6 के बाद 9 दिसंबर 1946 को, फिर 11 दिसंबर 1946 को, फिर 13 दिसंबर 1946 को। जो प्रथम संविधान सभा हुई थी 6 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को, वो कहां से हुई? दिल्ली से हुई। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उसे क्या बनाया? सच्चिदानंद सिन्हा। जो अस्थायी अध्यक्ष से कहां से संबंधित थे? ये बिहार से संबंधित थे। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? केवल एक बार हुआ है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। संविधान कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंचनिरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत का परिचय बताया गया है, भारत का नाम बताया गया है, जिसमें भारत का नाम क्या है? भारत, या दूसरा नाम क्या बताया गया है? इंडिया। प्रकृति कैसी बताई गई है? राज्यों का संघ है। क्षेत्र कैसा बताया गया है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित प्रदेश। भारत विनाशी राज्यों का कैसा केंद्र है? अविनाशी केंद्र है। आप इन बातों को नोट करें। भारत में राज्य कितने हैं? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। आप इन बातों को नोट करें। अब कुछ 5% हिस्ट्री के बारे में बातें कर लेते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? कब की? कौन सी नदी के किनारे है? पाकिस्तान। इनका विस्तार कहां कहां है? इनके बारे में बातें कर लेते हैं। फिर
ऐसा कौन सा इतिहास में ऐसा कौन सा शासक है जो कभी सिंहासन पे जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया? उनके बारे में हिस्ट्री से संबंधित कुछ 5-7 क्वेश्चन बारे में बातें कर लेते हैं। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। 3 थे त्रिरत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ठीक है, 3 बातें हैं, नोट करें आप इन्हें। कौन कौन से थे त्रिरत्न? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसे पूछता है एग्जाम में, जैन धर्म के त्रिरत्न में से सम्मिलित नहीं है। 3 तो हैं, एक नहीं है, वो अकेला ऑप्शन दे रखा होता है इसमें 4 में। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। कितने 3 रत्न कौन कौन से धर्म में? जैन धर्म में। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब मैं कुछ संबंधित है, कुछ लेखकों के नाम बताऊंगा, उसके संबंधित जो पुस्तकें, ये कम से कम 30-35 पुस्तकें हैं। हम डेली की क्लास में 5 पुस्तकें याद करेंगे, जिससे कि 5-6 रोज की क्लास होगी अपनी को, सारी जो पुस्तकें हैं इतिहासकारों की वो क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। जैसे कल्हण की पुस्तक कौन सी है? राजतरंगिणी है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज की कौन सी है? इंडिका है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। और कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र है। तो देखो इंपॉर्टेंट पुस्तकें, मैं इनके यहां तो लिखूंगा लेखक के नाम, यहां लिखूंगा पुस्तक। जैसे मान लो यहां पुस्तक लिख दी, यहां लिख दी पुस्तक, ठीक है, यहां लिख दी लेखक, राइटर, इनके जो कौन थे। पहली तो लिख रहा हूं पंचतंत्र। पंचतंत्र के कौन थे? विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के कौन थे? विष्णु शर्मा थे। पंचतंत्र के कौन थे? विष्णु शर्मा। एक लिख रहा हूं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की कौन सी थी? इंडिका लिख रहा हूं, इनकी पुस्तक लिख रहे हैं ना इस तरफ। ये इंडिका पुस्तक हो गई, किसकी थी? मेगास्थनीज की। किसकी पुस्तक थी? मेगास्थनीज। नेक्स्ट बात करते हैं, मुद्रा राक्षस, ये किसकी थी? विशाखा दत्त की। किसकी थी? विशाखा दत्त की। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की। और विशाखा दत्त, मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की। जनसंख्या का उल्लेख भी किसमें बताया गया है? अर्थशास्त्र में बताया। किसकी है ये? कौटिल्य की है। एक है राजतरंगिणी, ये किसकी है? कल्हण की है। की है? कल्हण की। देखो इन्हें, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की। राजतरंगिणी कल्हण की। आज के लिए 5 पुस्तकें काफी। जो कल की जो क्लास होगी उसमें हम 5 और अन्य जो बुक्स पढ़ेंगे, जिनके लेखक और इनके बुक्स के नाम याद करेंगे, जिससे कि आने वाली अपनी तैयारी क्या हो सके? बेहतर हो सके। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। इंडिका की मेगास्थनीज, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, अर्थशास्त्र कौटिल्य, राजतरंगिणी कल्हड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
सती प्रथा का प्रमाण कहां से मिलता है? सती का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? सती प्रथा का प्रमाण सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन से अभिलेख से? एरन अभिलेख से। कौन सा अभिलेख? एरन अभिलेख से। और ये कहां की बात है? सागर एमपी की। सागर कहां पड़ता है? एमपी। सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? एरन अभिलेख से। इंपॉर्टेंट है एरन अभिलेख, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 को हुआ। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से थे? सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन थे। ठीक है। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार। कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। मैगस्थनीज के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। ठीक है। आप इन पुस्तकों के लेखक भी याद करें। एग्जाम में क्रॉस मिलाने के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसका पंचतंत्र का याद दे रखा होता है और क्रॉस मिलाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कल जो नया ट्रेंड बन गया है उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आने लग गए। ठीक है। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से बातें कर लेते हैं कुछ, जिसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है? 1750 से 2350। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितना है? 2500 से 1800 ईसा बीसी से 1800 बीसी। ठीक है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? सिंधु घाटी सभ्यता खोज कब हुई? 1921 में हुई। कब हुई? 1921 में हुई। खोज किसने की? खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में की। ठीक है। इससे संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। ये कौन सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ठीक है। पाकिस्तान में कहां है? पाकिस्तान में कहां है ये कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे। पाकिस्तान में कहां है? मोंटगोमेरी। मोंटगोमेरी। इसका विस्तार कौन कौन से देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार ये है भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ? इसका विस्तार बताया गया। इसने पाकिस्तान में दो जगह, मुंडी गौर्क, एक तो सोर्त गोरा, एक मुंडी गौक। यहां तक इनका क्या बताया गया है? विस्तार बताया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। कौन सी नदी किनारे बसी हुई सभ्यता है ये? रावी नदी किनारे। कहां? पाकिस्तान में मोंटगोमेरी। विस्तार कहां तक है? भारत में है विस्तार, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में सोर्त गोरा और मुंडी गौक। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या था? किसके अनुसार निर्धारित किया गया? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। कब था? यह था 2350
BC ईसा पूर्व से 1750 BC। NCERT के अकॉर्डिंग कितने हैं? 2500 BC से 1800 BC। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट करें आप इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का प्रथम शासक जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया। इतिहास का ऐसा कौन सा शासक है जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया? इतिहास का कौन सा शासक जिसने सिंहासन धारण नहीं किया? इतिहास का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सिंहासन धारण नहीं किया? वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका किस नाम से जाना जाता है? पीलबक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातें कर लेते हैं। माजा प्रकाश किसकी पुस्तक है? विष्णु भट्ट गोडसे की। माजा प्रकाश क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? माजा प्रकाश। क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? माजा प्रवास। माजा प्रवास। रचयिता कौन थे? विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। विष्णु भट्ट गोडसे। क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? माजा प्रवास। लेखक कौन थे इसके? रचयिता विष्णु भट्ट गोडसे। क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी क्रांति की? 1857 की क्रांति की। कौन सी क्रांति की? 1857 की क्रांति की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? माजा प्रवास। रचयिता कौन थे इसके? विष्णु भट्ट गोडसे थे। आप इन बातों को नोट करें। नेक्स्ट फिर और क्वेश्चनों की बातें करते हैं। देखिए, महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है वो कहां से मिलता है? महाजनपद। महाजनपदों का उल्लेख इंपॉर्टेंट लगाएं आप इसे, एग्जाम में पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है और भी एग्जाम में पूछा हुआ है। महाजनपद कितने थे? 16 थे। कौन कौन से थे? अंग, मगध, काशी, कौशिल, वजिज, मल्लिल, चेदी, वतस, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवती, कंबोज और ज्ञानदार। हम एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन कैसे आता है? इस एक तरफ दो दे रखे थे, महाजनपद दे रखे थे और एक तरफ क्या देता है? इनकी राजधानी। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आने लगे तो आपको 16 महाजनपद याद करने हैं और उनकी क्या याद करनी है? राजधानी। आज की क्लास में हम 5-6 महाजनपद याद करेंगे और उनकी राजधानी। कल की क्लास में 5-6 और 3 क्लास में क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। पहले ये बताओ, महाजनपदों का उल्लेख कहां से मिलता है? 2 ग्रंथों में मिलता है। कहां से मिलता है? 2 ग्रंथों में। वे ग्रंथ कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है। एक तो है बौद्ध ग्रंथ से। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ से। एक है जैन ग्रंथ से। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? जैन ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से देखो याद रखना है ए, यहां याद रखना है बी। यहां से तो एक 4 अंगुत्तर निकाय से। कौन सा निकाय? अंगुत्तर निकाय से। बी 4 भगवती सूत्र से। कौन से सूत्र से? भगवती सूत्र से। यहां से जानकारी किसकी मिलती है? अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपदों की प्लस 10 गणराज्य की। 10 गणराज्य की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय, यदि ये दोनों ऑप्शन में मिले, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, तो आप किसको करेंगे? ऑप्शन के सही किसका मानेंगे? अंगुत्तर निकाय को सही करें। ठीक है,
अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद, 16 महाजनपद। यहां से भी कितने जनपदों की 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। लेकिन जो अंगुत्तर निकाय उसमें कितने 10 गणराज्य की और जानकारी मिलती है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बताया गया है। तो आप यदि आपको एग्जाम में प्रश्न मिले जैन ग्रंथ महाजनपदों का उल्लेख जो जिस ग्रंथ में मिलता है वो ये ऑप्शन मिलेगा आपको अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, तो आप ज्यादा किसको टिक करेंगे, अंगुत्तर निकाय को। इसमें 16 महाजनपद प्लस 10 गणराज्यों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब कुछ जो महाजनपद है 16, उनमें से किसी 5 महाजनपदों के ले लेते हैं, उनकी राजधानी और उनका नाम याद करते हैं। देखो अंग, सूरसेन, आपको पहले वैसे याद करा दे, फिर लाइन क्रम से 16 के 16 याद कर दे। अंग, सूरसेन, मत्स्य, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण, ठीक है। सूरसेन लिख लिया, अंग लिख लिया, काशी, नेक्स्ट गांधार और कुरु। एक तो लिखे कुरु और एक लिखे गांधार, ठीक है। पहला लिखा अंग, दूसरा सूरसेन, काशी, गांधार, मत्स्य और कुरु। मत्स्य की राजधानी होगी विराटनगर, सूरसेन की होगी मथुरा, अंग की होगी चंपा, काशी की होगी वाराणसी, गांधार की होगी तक्षशिला और कुरु की क्या होगी, इंद्रप्रस्थ। आपको ये सारे जो 6 महाजनपद बताए हैं, 16 में से 6 बच गए कितने, 10। कल की क्लास में 5 करा देंगे, परसों की क्लास में 5, टोटल कितने हो गए, 16। इनमें से आपको हर एग्जाम में एक या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंग की राजधानी है चंपा, अंग की राजधानी क्या है, चंपा। सूरसेन की राजधानी है मथुरा, सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। मत्स्य कहाँ है, विराटनगर, मत्स्य की राजधानी क्या है, विराटनगर। और विराटनगर कहां पड़ता है, जयपुर में, ठीक है। काशी की देखो, काशी ये बनेगा वाराणसी, सह बन रहा है ना इसमें, काशी की क्या बन गई, वाराणसी, क्या बन गई, वाराणसी बन गई। कुरु की क्या है, इंद्रप्रस्थ है, कुरु की क्या है, इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है। ये 6 महाजनपद हो गए। अंग हो गया, अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा, अंग की राजधानी क्या हो गई, चंपा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, गांधार की राजधानी तक्षशिला। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप दोबारा, मेरा काम है मतलब आपको क्लास में ये जितने भी नोट्स बताए हुए हैं एग्जाम में आने वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अंग की राजधानी क्या है, चंपा। सूरसेन की राजधानी मथुरा, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, काशी की राजधानी वाराणसी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, गांधार की राजधानी तक्षशिला। 6 ही बता दिए, 10 बचे हुए हैं। 16 महाजनपद है टोटल। अंग, मगध, काशी, कोशिल, वजिज, मलल, चेदी, वतस, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवती, कंबोज और गांधार, ठीक है। गांधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। इतिहास का एकमात्र शासक जो जिसने कभी सिंहासन धारण नहीं किया, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको उपाधि को इसी के नाम से जानते हैं, पील बख्श के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, आप इन्हें नोट करें।
देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? महाराष्ट्र से हुई थी। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? महाराष्ट्र से। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? ये हुई भाई महाराष्ट्र से। कहां से हुई? महाराष्ट्र से। अजंता की गुफाएं कहां हैं? अजंता की गुफाएं कहां है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद कहां है? औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? संभाजी नगर। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है, अब भी नाम बदला हुआ है और एग्जाम में भी पूछा हुआ है। अजंता की गुफाएं कहां है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। औरंगाबाद का नया नाम क्या बदल के क्या कर दिया गया? संभाजी नगर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट है और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चोरा चोरी कांड कब हुआ? चोरा चोरी कांड ये कब हुआ? ये हुआ 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 कहां हुआ? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट है ये डेट, कई बार एग्जाम में कंप्लीट डेट पूछी जाती है। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। एकमात्र अधिवेशन जिसमें अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 को। एक नोट लगा के ये क्वेश्चन भी लिखे, एकमात्र अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। किसने की? गांधी जी ने की। कौन सा अधिवेशन था वो? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव। कब हुआ था? 1924। इंपोर्टेंट डेट, इंपोर्टेंट है। आधुनिक जो हिस्ट्री होती है उसमें डेट ये जाता इंपोर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 में। किसने की? ए ओ ह्यूम ने, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसने कहा था? बिसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, एकमात्र इतिहास का ऐसा शासन जो कभी सिंहासन धारण नहीं किया, कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने क्या की थी? अध्यक्षता की थी, कौन सा था? कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक दिवस का क्वेश्चन भी लपेट लेते हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय कैंसर दिवस, बाल कैंसर दिवस कब बनाई जाती है? 15 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? 15 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? 15 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब बनाया जाता है? 15 फरवरी को। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसिक। कौन सा होता है? पारसिक। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नोट करें आप इन्हें।
आप इन बातों को नोट करें। इससे संबंधित आप कुछ और बातें नोट कर लेते हैं। देखो, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। कौन सा है? काबुल लामजाओ। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ कहां है? मणिपुर में। कौन सी झील के किनारे? लोकटक झील के किनारे। यहां पर क्या देखा गया? एक संगाई हिरण भी देखा गया। क्या देखा गया? संगाई हिरण। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहां है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल गेंडा और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लाल गेंडा और उड़न गिलहरी के लिए। ठीक है, इन दो बातों को नोट करते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? राइनोसोर काजीरंगा। काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में पड़ता है। दुर्लभ प्रजातियों की एकमात्र गोल्डन बाघ कहां देखा गया? काजीरंगा में देखा गया। आप इन बातों को नोट करें। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। काबुल लामजाओ कहां पड़ता है? मणिपुर में। कौन सी झील के किनारे? लोकटक झील के किनारे। लोकटक झील के किनारे। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा और उड़न गिलहरियों के प्रसिद्ध है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नामदफा। कौन सा है? नामदफा। नामदफा कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? लाल पांडा और उड़न गिलहरियों के लिए। राजस्थान में उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध सीता माता अभयारण्य कहां पड़ता है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक सींग का गेंडा काजीरंगा की बात में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? असम में। काजीरंगा कहां पड़ता है? असम में। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग का गेंडा। एक सींग का गेंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? एक सींग का गेंडा, जिसे क्या बोलते हैं? राइनोसोर। राइनोसोर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट से एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो किससे जुड़ा हुआ है? सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एकमात्र गोल्डन बाघ कहां देखा गया? गोल्डन बाघ कहां देखा गया? काजीरंगा असम में देखा गया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काबुल लामजाओ मणिपुर लोकटक झील में। यहां पर एक संगाई हिरण भी देखा गया था भाई, संगाई हिरण। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बिहार में है। सतपुड़ा कहां है? मध्य प्रदेश में। बाघों का घर किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। ठीक है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। साइबेरियन सरस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
साइबेरियन सरस के लिए साइबेरियन सरस के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साइबेरियन सरस के लिए केवलादेव। कौन सा है? केवलादेव, जो कहां पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कुछ 10-5 प्रश्नों की और बातें कर लेते हैं, उसके बाद साइंस के प्रश्न के बारे में बातें करेंगे। देखो 3 राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। एक तो देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के देख लेते हैं, एक देख लेते हैं लद्दाख के, और एक देख लेते हैं सिक्किम के। 3 के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। सिक्किम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में कौन से हैं? हेमिसाई और तसोकर। सिक्किम में कौन से हैं? कंचनजंगा और खगचंद। इन 3 राज्य हैं, इनके बारे में क्या करते हैं? राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बातें कर लेते हैं। लद्दाख में कौन सा है? हेमिसाई। कौन सा है? हेमिसाई। और दूसरा कौन सा है? तसोकर। कौन सा है दूसरा? तसोकर। ठीक है। सिक्किम में कौन सा है? कंचनजंगा, खगचंद जेदा। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद भालू के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद भालू के लिए। सफेद भालू के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? दाचिगम। कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। दूसरा है किश्तवाड़। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? किश्तवाड़। तीसरा है सालिम अली, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान। सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कौन सा है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सालिम अली राष्ट्रीय उद्यान। दाचिगम किसके लिए प्रसिद्ध है? सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सरस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? केवलादेव। साइबेरियन सारस राष्ट्रीय उद्यान कहां है? केवलादेव में। रणथंबोर को क्या कहते हैं? टाइगर सफारी। रणथंबोर को क्या बोलते हैं? टाइगर सफारी। रणथंबोर में को क्या बोलते हैं? टाइगर सफारी। टाइगर सफारी। रणथंबोर को क्या बोलते हैं? टाइगर सफारी बोलते हैं। सिक्किम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? खगचंजेदा और कंचनजंगा है। लद्दाख में कौन से हैं? हेमिसाई और तसोकर। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि है। गौतम बुद्ध है। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी है। गौतम बुद्ध, देखो बिहार से बातें कर लेते हैं। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। कंवर लेक बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी। बिहार से संबंधित कौन कौन से हैं? वाल्मीकि है, कंवर लेक है, बर्ड सेंचुरी है, गौतम बुद्ध है। और कौन सा है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान का है बिहार में। यहां एक वो भी है विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन, ये भी कहां है? बिहार में। अब कुछ 10% साइंस के बारे में बातें कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन इतना ही होगा। उसके बाद आपको यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। देखिए साइंस से संबंधित कुछ क्वेश्चनों के बारे में बातें कर लेते हैं। देखो H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल।
क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। ठीक है, HCl को कौन सा, HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, पेट में अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पार्सेक होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? एंटो होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? एंटो। कौन सा होता है? एंटो। दूरी का सबसे छोटा मात्रक कौन सा होता है? एंटो होता है। सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है? पार्सेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं। वायुमंडलीय दाब के लिए कौन सा उपकरण काम में लेते हैं? वायुमंडलीय दाब के लिए उपकरण कौन सा होता है? बैरोमीटर। कौन सा उपकरण होता है? बैरोमीटर। समुद्र की गहराई के लिए, समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर। कौन सा मीटर? फेदोमीटर। समुद्र की गहराई के लिए कौन सा? फेदोमीटर। वायुमंडलीय दाब के लिए बैरोमीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट बातें करते हैं। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? HCl बोलते हैं। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। दूरी का सबसे छोटा मात्रक एंटो होता है। सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक होता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापा जाता है? बैरोमीटर में मापा जाता है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर में। एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। आवेश का मात्रक होता है कूलाम होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। या विद्युत धारा का दूसरा मात्रक I बराबर Q/T या कूलाम बटे सेकंड भी होता है। क्या होता है? कूलाम बटे सेकंड। यह भी क्या होता है? पब्लिक टॉयलेट में तीक्ष्ण गंध के कारण कौन सा, किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, भूकंप के रिसाव का पता लगाने के लिए, भूकंप के जो कारण जो रिसाव होता है वो कौन सी गैस के कारण होता है? भूकंप का रिसाव रेडोन गैस के कारण। किसके कारण होता है? रेडोन गैस के कारण होता है। ठीक है, और नीले थोते का सूत्र क्या है? CuSO4। नीले थोते का सूत्र क्या है? CuSO4। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट। इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? नीला थोता। क्या बोलते हैं? नीला थोता। नीला थोते का सूत्र क्या है? CuSO4। CaOCl2 के सूत्र किसका है? विरंजक चूर्ण का। किसका है? विरंजक चूर्ण का। आप इन बातों को नोट करें। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। आप इन बातों को नोट करें। आज के लिए इतना ही काफी। आज का जो मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल के नाम से ज्वाइन करें, जिससे कि आपको नोट्स और PDF वहां से मिल सके और आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।